परिषद की ओर से आज की टेलीकॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। टेलीकॉन्फ्रेंस की श्रृंखला में आज यह हमारी 21वीं कड़ी है। अभी तक हम सभी डिसेबिलिटीज़ के अर्ली आइडेंटिफिकेशन, रेफरल, इंटरवेंशन, रिहेबिलिटेशन और उनसे संबंधित एड्स एंड अप्लायंसेस और टीचिंग लर्निंग मटेरियल के विषय में बात कर चुके हैं। पिछली टेलीकॉन्फ्रेंस में हमने जाना कि विजुअल इम्पेयरमेंट के साइको सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। आज हम अपने एक्सपर्ट्स से जानेंगे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट और अन्य डिसेबिलिटीज़ से पीड़ित लोगों के ऊपर क्या साइको सोशल इम्प्लीकेशंस आते हैं। हम जानेंगे कि विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता की वजह से किन किन स्थितियों का सामना करना पड़ता है, उनके साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में या सोशल एनवायरनमेंट में किस तरह की स्थितियां आ सकती हैं और इससे उनके सामाजिक सामंजस्य पर क्या असर पड़ता है। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको अपने फ़ोन नंबर नोट करा लूं ताकि आप सवाल पूछ सकें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1600112345। टोल फ्री नंबर एक बार फिर नोट कर लें 1600112345। हमारे स्टूडियो के नंबर हैं 01129532844 295363131। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आज अपने विशेषज्ञों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं श्रीमती अलका सप्रू जोशी। आप NIHH के में पिछले 22 वर्षों से साइकोलॉजी पढ़ा रही हैं और फिलहाल आप NIHH बॉम्बे में क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हैं। श्रीमती जोशी, आपका स्वागत है। मेरे साथ दूसरे एक्सपर्ट हैं श्री R भट्टाचार्य। आप भी NIHH बॉम्बे में पिछले 18 वर्षों से काम कर रहे हैं और फिलहाल आप वहाँ साइको सोशल डिपार्टमेंट, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। आप दोनों का मैं अपने दर्शकों की ओर से भी स्वागत करती हूँ। आइए हम जानते हैं श्रीमती जोशी से कि डिसेबिलिटी के साइको सोशल इम्प्लीकेशंस क्या है। मिसेस जोशी। थैंक यू। मैं शुरू करना चाहूँगी with a small quotation by Henry Viscardi Jr. None of us is without limitation, but sheer physical strength is no means of ability. There are no disabled people, only people. There is nothing which can substitute for human rights. No honors, no pensions, no praise, no subsidy can replace a wish to work with dignity. इतना कहकर मैं आपको कुछ एक झलक सी देना चाहती हूँ about the prevalence of disability in the world. There are about, as we know, about 600 million people suffering from various types of disabilities in the world. Over 2/3 of these people live in developing countries. These are countries like India and Pakistan and Southeast Asian countries and of course Africa. In India, 2.13% of the population have some kind of disability or the other. And of this group of 2.13%, 9.5, that is almost 10%, are persons with hearing impairment. इससे हमको एक अंदाज़ मिलता है कि जो ये समस्या है, जो प्रॉब्लम है, कितनी वाइड स्प्रेड है. एंड ऑफ कोर्स हम ये भी जानते हैं that the concentration of persons with disabilities रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है. और एक और चीज़ ये है कि गरीबी, पॉवर्टी और डिसेबिलिटी का काफ़ी ज़ोर का संबंध है. इसके कई कारण हैं. एक तो हम जानते हैं कि पौष्टिक आहार अगर लोगों को मिले ना तो डिसेबिलिटी होने की संभावना ज़्यादा होती है. डिजीज़ेज़, तरह तरह के रोग हैं जो फैल जाते हैं और इनको कंट्रोल करने में मुश्किल होती है. सर्विस फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर कहीं कम हो तो इससे संभावना है कि प्रॉब्लम ज़्यादा हो. एंड ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ ऑल इज़ द लैक ऑफ अवेयरनेस, कि बहुत कम लोग हैं जिनको मालूम है कि डिसेबिलिटी क्या है और इसके लिए क्या सुविधाएं हैं और क्या किया जा सकता है. इसके अलावा दूसरे स्लाइड में आप देखेंगे कि कुछ
बेसिक फैक्ट्स हैं जिससे मैं आपको वाकिफ़ करना चाहती हूँ. दिस इज़ दैट पीपल आर पीपल फर्स्ट. पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ तो वो बाद में होते हैं, मगर वो पहले इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं. दे हैव द सेम नीड्स एज अदर्स. एक दूसरी स्लाइड में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी इसके बारे. दे हैव द सेम नीड्स एज अदर्स. उनकी जो उम्मीदें हैं, उमंगें हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे आम आदमी की होती हैं. उनकी जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धिमत्ता है, वो ही नॉर्मल रेंज में पाई जाती है, और इसके बारे भी थोड़ी देर में और चर्चा की जाएगी. देयर बिहेवियर में बी टेकन एज डिफरेंट बट नॉट रियली वेरी डेविएंट. सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि अगर कोई और प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हों तो इससे जो श्रवण बधित इंसान है उसको ज़्यादा तकलीफ़ें आ सकती हैं, उसके सामने समस्याएं ज़्यादा आ सकती हैं. और एक चीज़ जो और देखी जाती है कि अगर 2 या 3 या ज़्यादा लोग हों जिनको श्रवण विकलांग हो, तो वो एक ग्रुप में रहना चाहेंगे, एक दूसरे से मिलजुल कर. एंड दिस इज़ एन एब्सोल्युटली नॉर्मल फिनोमिनन. If there are 2 Indians and they are staying in any country abroad, they would like to get together and form a little group or a subculture of their own. So the formation of a deaf subculture is not surprising. The world around them, जैसे आप देख सकते हैं स्लाइड पर लिखा हुआ है, the world around them is as demanding and as dynamic. ये एक बदलती दुनिया है, बदलते हालात हैं, और इन बदलते चीज़ों से सब लोगों को, चाहे वो हियरिंग हो, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो, उनको एडजस्ट करने के लिए जो अडेप्टिव स्किल्स चाहिए रियली, उनको इनकी भी ज़रूरतें हैं हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों को. नाउ यू विल सी मैस्लोज हायरार्की ऑफ मोटिव्स. बहुत खूबसूरती से और बहुत ब्रीफली, बहुत सफाई से उनने बताया है. आप देखिए, अपना नज़र डालिए एट द बेस ऑफ द पिरामिड and you see that there is the basic needs over there. ये है जैसे कि कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान. इन चीज़ों की ज़रूरत सभी की होती हैं. फिर रही नीड्स फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सुरक्षित महसूस करने को अपने लिए. एंड देन कम द नीड्स फॉर लव एंड बिलोंगिंग, फॉलोइंग विच आर द नीड्स फॉर अचीवमेंट, कि अपने काम में कुछ हासिल करें, कुछ पाएँ. अपनी उम्मीदों को पूर्ण करने की इच्छा जो है सभी में होती है. And finally, at the top of the pyramid, we see the need for self-actualization. ये एक ज़रा difficult concept है. It is the person's inner desire to attain his full human potential. After this, we see that they have the same range of intelligence. Of course, the next point that we will be discussing is that I would. Yes, now we'd like to actually go on to common myths, which Mr. Bhattacharya, my colleague, will be talking to us about. Thank you, अलका जी. जैसे अलका जी ने बताया कि उन लोग को साइकोलॉजिकल जो स्टेट ऑफ अफेयर्स होता है, जो अवस्थिति होता है, उनके अंदर हम लोग जैसा जो नॉर्मल आदमी है उनको काफ़ी कुछ जिम्मेदारी उसके साथ लेना पड़ता है. पिछले स्लाइड में आप देखे थे कि लव एंड बिलोंगिंग, ये बिलोंगिंग का मतलब होता है एकात्मता. हम लोग उनको देखना चाहिए, एक साथ हमारे साथ लेके चलने का स्पिरिट हमें होना चाहिए. तो हमारा जिम्मेदारी उतना है जिनका जिम्मेदारी उनका है कि मेन स्ट्रीम होने का. अभी हम आप लोग को बताएंगे जो हमारा समाज में किस तरीके का गलत फहमियाँ फैले हुए हैं, जिसके लिए डिसेबल्ड लोग एवं उनका परिवार दे सफ़र अ लॉट. तो फर्स्ट थिंग इज़ कर्मा. हम लोग तो सोचते रहता है जो भाई इसके बच्चे डिसेबल्ड है क्योंकि इसका पिता माता और कोई पूर्व पुरुष पिछले जन्म में कोई पाप किया था, उसके लिए इसका बच्चा डिसेबल्ड है. हम लोग सोचते रहते हैं कि उनको कोई सुपर नेचुरल पावर्स है जिसके लिए ये बच्चे डिसेबल हो सकता है, कि अति मानविक जो तांत्रिक है, जो आजकल जो विच क्राफ्ट बोल रहा था हम लोग सुनते रहते हैं. जो हर कभी कभी कोई इनोसेंट वुमेन को डाइन करके हम लोग मार डालते हैं कभी कभी. ये जो हमारा जो सुपर नेचुरल पावर का एक अस्तित्व हम लोग विश्वास करता है, उसके लिए भी हम सोचता है विकलांगता हो सकता है. हम लोग सोचता है जो वुमेन्स, महिलाएं विकलांग, जो महिलाएं विकलांग बच्चे को जन्म देता है और जिस घर में विकलांग बच्चे होता है, हम खाली उनको ही बोलता है जी महिला इनके लिए, उनका माता इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनका माता नहीं तो माता का परिवार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो हमारा एक झोंक बन गया महिला का ऊपर दोषारोप करने वाला. आई थिंक दिस इज हाई टाइम वी शुड गेट आउट ऑफ दिस. नेक्स्ट इज
हम लोग सोचते रहते हैं जो डेफ आर रिटार्डेड। डेफ को एक तो विकलांगता उनके उनमें है सुनने का श्रवण क्षमता कम होने का, इसके साथ और एक चीज़ जोड़ जाता है कि वो मंदबुद्धि भी है, जो कि सच नहीं है। हम लोग अक्सर एक चीज़ यूज़ करते हैं डेफ एंड डम। वो डेफ एंड डम जो होता है ये हम वो लोग बधिर जरूर है लेकिन वो लोग मुक्त नहीं है। वो लोग को बात करने के लिए मुश्किलें आता है बिकॉज दे आर नॉट एक्सपोज टू लैंग्वेज। वंस a child when he hears a language right from day one, mother's smile or mother's love and care, touch of the love and care, I think they start responding. Then so it is not that they can't express themselves, they can express, but since due to the hearing loss they are not able to expose to the language. So prelingual deaf जो बच्चे जन्म से बधिर होता है उनके लिए ये थोड़ा कठिन बन जाता है जरूर, लेकिन ये असंभव नहीं है। बच्चे को जन्म से अर्ली आइडेंटिफाई करने के बाद उसको भाषा सिखाया जाना बहुत ही संभव है। तो ये जो चार हमने बताया आपको ये सभी गलत फहमियाँ हैं। ये काफ़ी स्टडी किया जा चुका है जिसका अंदर हम लोग बोल सकता है ये सब जो आधार है ये सब गलत फहमियाँ हैं, इसके कोई बेसिस नहीं है। इसके आगे हम आप देखेंगे जो सोशल इम्पैक्ट, ये बच्चे एक फैमिली में बच्चे विकलांग होने के नाते फैमिली को क्या क्या झेलना पड़ता है। फर्स्ट इज ओवर प्रोटेक्शन। जब बच्चे का माँ और पिता माता और फैमिली मेम्बर्स उसको मालूम पड़ता है जो उनको बच्चा विकलांग है तो सबसे पहले तो उन लोग एक ट्रॉमा के ऊपर गुजरते हैं। उसके बाद ट्रॉमा होने के बाद वो लोग क्या होता है, हमें मेरे बच्चे विकलांग है, दे आर हैंडीकैप्ड, सो दे फ्लड देम विथ ओवर लव एंड अफेक्शन। दिस ओवर लव एंड अफेक्शन लीड्स देम टू गेट ओवर प्रोटेक्टेड व्हिच रिजल्ट्स इन डिपेंडेंसी। माँ बाप ये सोचते रहता है, देयर पेरेंट्स स्टार्ट थिंकिंग दैट दिस चाइल्ड कैनॉट परफॉर्म हिज ओन वर्क, दे कैनॉट परफॉर्म देयर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। हम लोग को जीने रहने के लिए सुबह से शाम तक हमारा जो अपना काम अपना करना चाहिए ये पेरेंट लोग सोच लेता है ये नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए पहला तो ओवर प्रोटेक्टेड करके उसको डिपेंडेंट बना देता है। और ये एक्स्ट्रा लव एंड अफेक्शन जो अनड्यू है, जो कि जरूरत नहीं है, ये देने के साथ साथ और एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है जो बाकी जो उसको भाई बहन रहता है उनका उन लोग को अंदर एक जेलसी डेवलप होता है। दिस इज कॉल्ड सिबलिंग राइवलरी। ये सिबलिंग राइवलरी होने के कारण कभी कभी बाकी जो भाई बहन रहता है वो विकलांग बच्चे के ऊपर खुश नहीं रहता है। ये तो गया घर का बात। ये छोड़ के भी और एक एक्सट्रीम सिचुएशंस है जो कि पहले तो बोला ओवर प्रोटेक्शन कर दिया, उसके बाद दूसरा होता है नेग्लेक्टेड। पिता माता सोचता रहता है ये बच्चा विकलांग है, इसके द्वारा कुछ नहीं होने वाला है, सो दे स्टार्ट इग्नोरिंग नेग्लेक्ट द चाइल्ड। ये जो नेग्लेक्ट एंड इग्नोरेंस होता है इसके ये चाइल्ड के ऊपर इट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड इटसेल्फ। द बच्चे स्टार्ट थिंकिंग दैट नो आई एम ऑफ नो यूज, आई एम यूजलेस, सो सेंस ऑफ वर्थनेस इज लॉस्ट। तो इसके लिए बच्चे दे गेट आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी इटसेल्फ, फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ। नेक्स्ट इज इन स्कूल। आप लोग को मालूम होगा ये स्कूल में कोई भी ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप जो लंगा लूड़ा और कना बधिर और अंधे बच्चे कोई रहता है तो हम लोग हर बच्चे लोग उसको लंगा लूड़ा और बधिर और अंधा बोल के बुलाते हैं। ये जो दिस अप्रोच इज इटसेल्फ हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। ये बच्चे लोग उनको एक मजाक का वस्तु समझ के दे मेकिंग एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ फन। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ फन होने के नाते वो बच्चे बराबर उन लोग के साथ नहीं मिल पाता है, इसके कारण वो बच्चे फाइनली स्कूल जाना नहीं चाहता है, ही बिकम्स ड्रॉप आउट केस। This particular tendency has arisen due to the lack of ignorance on the part of the children, no doubt, but teachers also, they have to play a vital role in this. They should educate their children how to go along with the disabled child and how to get along with the children with disabilities in the classroom situations. Third is community. हमारा समाज अभी तक उतना उन्नत हो नहीं पाया because as अलका जी ने बताया कि social education awareness ये ना होने, इलिटरेसी एंड अवेयरनेस ये ना होने के कारण काफ़ी टाइम देखा जाता है जब हम लोग विकलांग बच्चे को समाज के सामने ला नहीं पाता है। पर्टिकुलरली द पेरेंट्स दे डोंट इंटेंड टू टेक द चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज इन द ओपन सोसाइटी, क्योंकि अदर पीपल विल नो अबाउट द डिसेबल्ड चाइल्ड एंड दे विल स्टार्ट लुकिंग एट द फैमिली इन अ डिफरेंट वे। सो दिस creates a barrier between the child and the open society, and this not only isolates the child, this also isolates the family as a whole, ostracize the family. ये होने के नाते फैमिली अपने आप अलग बन जाता है। कोई डिसेबल चाइल्ड के बच्चे जब बोलते रहते हैं तब बोलता है अरे भाई वो तो डिसेबल चाइल्ड के माँ है, वो गुंगा का पिताजी जा रहा है,
ऐसा करके दिस अप्रोच, दिस जो संबोधन करता है, आई थिंक दिस हैज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। थैंक यू मिस्टर भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य ने अभी हमें बताया कि समाज में किस तरह के मिथ्स हैं जो डिसेबिलिटी से संबंधित हैं और उसका असर बच्चे पर क्या पड़ता है, परिवार में, स्कूल में और कम्युनिटी में किस तरह की बातें प्रचलित हैं जिसकी वजह से एक डिसेबल्ड बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। मिसेस जोशी, अब आप हमें बताएं कि कौन से इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक इश्यूज हैं जो एक बच्चे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। मिसेस जोशी। Thank you. I would now like to draw everyone's attention to some intellectual and academic issues. इसमें जाने से पहले I want to give a brief definition of intelligence. It's a very well-known definition by a psychologist called Wechsler, and he has described intelligence as the aggregate or the global capacity of the individual to think rationally, to act purposefully, and to deal effectively with the environment. और ये कहकर उन्होंने एक बहुत मशहूर इंटेलिजेंस टेस्ट डिज़ाइन किया है जिसको वेक्सलर्स इंटेलिजेंस स्केल्स कहते हैं, और ये बहुत छोटे बच्चों के लिए भी है और बच्चों के स्कूल गोइंग बच्चों के लिए है और एडल्ट्स के लिए भी है। इसमें एक खासियत है, देयर इज़ वन वेरी स्ट्राइकिंग फीचर अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट, and that is that it divides intelligence very broadly into two kinds of intelligence. One which we call verbal intelligence, and the other is popularly known as concrete or performance intelligence. Now a little about verbal intelligence first. Verbal intelligence is the kind of intelligence that is involved in activities such as if a child or a person was to be asked कि रात को आप स्काई में क्या देखते हैं, आसमान में क्या देखते हैं, or what do you find in water, or if you were to say कि अगर आपके पड़ोसी का घर बंद हो और आप उसमें से धुआं देखते हैं निकलते हुए तो आप क्या करेंगे. These are the kind of things that are a part of our verbal intelligence. And of course we know that people with speech and language deficits may have problems in responding to these appropriately, not because they do not know what to do, but because they have not understood the instruction that has been given. On the other hand, we have performance or concrete intelligence. This is the kind of intelligence that is involved in, for example, giving a person a block or a design on paper which is constructed with cubes, giving the person a set of cubes of the same kind and asking them to copy that design. This is known as performance or concrete intelligence. Now there have been a lot of studies done worldwide for many years now, and अब ये समझा जाता है और लोग समझ गए हैं that when it comes to the performance या concrete intelligence of persons with hearing impairment, उनमें और जो आम लोग हैं, the hearing people में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है. So this is one thing that we have to keep in mind. Of course, needless to say, अगर किसी और प्रकार की disability हो और जैसे अगर mental retardation हो या कोई learning disability हो तो problem ज़्यादा complex और compound हो जाती है. The other thing is that they have an adequate attention to visual detail. ये तो लोग समझ ही लेते हैं कि जो चीज़ हम अपनी दृष्टि से ले सकते हैं या समझ सकते हैं, परख सकते हैं, इसमें इनको कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है. They are normal in that. Visual memory भी इनकी normal रहती है. तो जो कुछ भी इनको comprehension में, समझने में अगर कमी नज़र आती है, if at all it is there, we find that it is due to their limited linguistic base. आप अपने स्लाइड पर देख पाएंगे, you will find a limited linguistic base, and the next thing is limited experiential base. That is कि जितना एक्सपीरियंस आम लोगों को मिल जाता है जिससे वो चीज़ें ग्रहण करने लगते हैं और समझ लेते हैं, इनका जो है वो जो बेस है हो सकता है कि थोड़ा कम हो. And this is why we would have difficulties in comprehension. Now how does this all translate into information for the teacher? टीचर के लिए ये क्या मायने रखता है, इससे टीचर्स क्या समझ सकती हैं या पेरेंट्स भी. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू रिमेंबर दैट एवरीवन हैज़ सम स्पेशल स्किल और सम स्पेशल टैलेंट. इन बच्चों में भी स्पेशल स्किल्स और टैलेंट्स होते हैं और ये हमको जल्दी से जल्द आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए और इनके ऊपर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से बच्चे में, इंसान में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है. नहीं तो अपनी जो आत्मविश्वास है वो ठेस खाती है एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद लोअर्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट्स एंड पुअर सेल्फ एस्टीम आने लगती हैं. Apart from this, there is one important point that I'd like to make, and that is about the need for
टेस्टिंग, अक्सर हम देखते हैं कि स्कूल से और टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों को हर 3 महीने या 6 महीने में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं. दिस इज़ एक्चुअली नॉट रियली रिक्वायर्ड. फर्स्ट टाइम टेस्ट, जब कभी आपको लगे कि बच्चे में किसी प्रकार की विकलांगता है या बच्चा एट रिस्क हो, एट दैट पॉइंट इट्स वेरी नेसेसरी टू हैव अ initial psychological testing. After that, unless it is indicated by the psychologist that this kind of a periodic review is required, it is not very relevant to be taking the child for testing every 3 to 6 months, क्योंकि बच्चे की जो है मानसिक स्थिति या बौद्धिक स्थिति जो है इतने जल्दी नहीं बदलती है. We now come on to some problems related to academic underachievement. ये कहने के बाद कि पीपल विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या बच्चे जो हैं विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, उनकी जो है बौद्धिक शक्ति आम बच्चों की तरह होती है. वी स्टिल फाइंड दैट मैनी ऑफ देम डू poorly at school. Now what are the reasons for this? As you can see, सब एवरेज इंटेलिजेंस होने के नाते ऑफ कोर्स एकेडमिक वर्क में प्रॉब्लम्स तो आने ही वाले हैं. देन इज़ लिमिटेड लैंग्वेज विच मैनी ऑफ दीज चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट हैव. इसके अलावा है थिंग्स लाइक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या किसी और प्रकार की विकलांगता. लर्निंग डिसेबिलिटी के जो सब बच्चे हैं वो हियरिंग इम्पेयर्ड नहीं होते, और ठीक उसी प्रकार सब जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ नहीं होती. अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है, it brings in special difficulties in learning to read, write or do arithmetic, and this is something that needs very very careful screening. In the context of our country बहुत actually कम tools हैं, तो close monitoring by the speech and language pathologist, by the psychologist and by special educators is required to figure out that yes, there is indeed a learning disability other than the hearing impairment. Other than this, we have things like inadequate attention, a lack of adequate motivation, low expectation. Now this can be the low expectation of the child himself, the low expectation by the teacher. अगर टीचर ये सोच के बैठ लेती है कि कुछ बच्चे कम ही परफॉर्म करेंगे, वो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं या उसको ये प्रॉब्लम है और वो ठीक नहीं कर पाएगा, तो समय के जैसे जाता जाएगा वो आप नोटिस करेंगे कि बच्चे का परफॉर्मेंस इन फैक्ट कम होते जाएगा. So to hold realistic expectations and to hold appropriate expectations becomes very important. Yeah, there is a call from Varanasi. We will. Yeah, please give the call. हाँ हेलो. हेलो. मैं विकलांग समाकलन संस्थान वाराणसी से बोल रहा हूँ. मैं राजीव जी. मुझे पूछना है मैडम एक क्वेश्चन आपसे. बताइए. जो AHI बच्चे होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड कंडीशन AMR जुड़ा हुआ होता है, तो उन बच्चे पे कौन सा टेस्ट इफेक्टिव होगा? ठीक है मैडम, धन्यवाद. कैन यू आई एम सॉरी, मुझे वो जो आपने पूछा कि अगर उनको ये प्रॉब्लम होता है तो आप अगर ज़रा क्लैरिफाई कर पाएँ कि कौन से प्रॉब्लम के बारे आप कह रहे हैं. कॉल इज कट. कॉल इज कट. कट हो गया. हाँ जी. ही इज सेइंग कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो होते हैं उनका इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए कौन से टेस्ट इफेक्टिव होते हैं. अच्छा, थैंक यू. नहीं, ऐसे तो बहुत टेस्ट हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं. एट द सिंपलेस्ट लेवल वी लाइक टू स्टार्ट विद स्क्रीनिंग बैटरी, जो स्क्रीनिंग बैटरी कहलाई जाती है. इन दैट वी वुड ट्राई एंड फाइंड आउट कि बच्चे का जो सोशल लेवल है, अपने को देखभाल करने की और लोगों के साथ मिलने जुलने और रहने की कितनी लेवल है. We use the Vinland Social Maturity Scale, और इसके अलावा we have the developmental screening test जो डॉक्टर भरतराज ने आयुष में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग में डिज़ाइन किया था, उसका इस प्रयोग करते हैं. देन देयर इज़ द सेगमेंट फॉर्म बोर्ड जो छोटे बच्चों को 10 साल तक के लिए वी यूज़ दैट. अदर देन दिस, अगर बच्चे जैसे थोड़े ज़्यादा उम्र के हैं तो द कलर्ड प्रोग्रेसिव मेट्रिसेस, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मेट्रिसेस का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है. आई पर्सनली प्रेफर द वेक्सलर स्केल्स फॉर चिल्ड्रन. इसमें ये एडवांटेज है कि इसके 2 भाग हैं. देयर इज़ वर्बल इंटेलिजेंस एंड कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस. तो हम लोग जो वर्बल साइड उनको ना देते हुए परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस का जो टेस्ट हैं, सब टेस्ट हैं, वो दे देते हैं. और इस प्रकार के कुछ और भी टेस्ट हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छे टेस्ट हैं ये, स्पेशली डिज़ाइन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल.
मगर जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है ये बहुत जगह अवेलेबल नहीं है। हिस्ट्री नेब्रास्का टेस्ट ऑफ लर्निंग एप्टीट्यूड एक है जो पहली बार जब बनाया गया था, इट हैड बीन डिज़ाइंड स्पेशली फॉर अ डेफ पॉपुलेशन एंड देन स्टैंडर्डाइज्ड ऑन हियरिंग पीपल। तो इन प्रकार के टेस्ट से हम लोगों को उनकी बुद्धिमत्ता की मात्रा पता चल जाती है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो टेस्ट मैंने जिनके बारे चर्चा की है, दीज आर टेस्ट जो एक तो नॉन वर्बल हैं। वर्बल टेस्ट को हम लोग जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं उनकी बुद्धिमत्ता का ज़्यादा वैलिड इंडेक्स नहीं समझते हैं। थैंक यू कैन कैरी ऑन। So, well, this really means that we look at things like other things like now the limited use of teaching aids. Teachers अक्सर classroom में teaching aids use करती हैं, अक्सर नहीं करती हैं। With hearing impaired children, it becomes important that adequate and well prepared teaching aids का उपयोग किया जाए। और दूसरी चीज़ है कि there is a lot of emphasis, ये तो normal schools में भी है but special schools में, schools for hearing impaired में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, कि there is an emphasis on rote learning, जो कहेंगे हिंदी में कि रट्टा लगाने में बच्चों का समय बीत जाता है, तो उनको एक्चुअल जो सब्जेक्ट मैटर है, जो चीज़ें उनको सीखनी चाहिए, भाषा के थ्रू उनको आनी चाहिए, ये नहीं वो अपना पाते हैं। एंड देयर इज़ द लास्ट पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड विच इज़ लिमिटेड फीडबैक टू स्टूडेंट्स। ये रहा कि जब बच्चा कोई चीज़ करता है तो उसको इमीडिएट फीडबैक चाहिए कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है मेरा रिस्पॉन्स। अगर रिस्पॉन्स ठीक नहीं है और आप उसको थोड़ा सा भी क्यू कर देते हैं तो ये बच्चे तुरंत समझ जाते हैं कि गलती हुई है, और आप उनको अगर दिखा दें कि गलती कहाँ हुई है और उसको कैसे ठीक करना है, तो धीरे धीरे करके इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है और इनकी जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा। The next slide. There are some other factors now which are associated with poor academic achievement, और ये है एक common concern। अगर आप नॉर्मल बच्चों के बारे सोचिए या किसी प्रकार की विकलांगता के बारे सोचिए, सब पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें रखते हैं कि वो कामयाब होंगे, बहुत पढ़ेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे। बट दिस इज़ अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। वी नीड टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर अगर पेरेंट्स चलेंगे तो बच्चे पर प्रेशर इतना पड़ता है कि बच्चे का फिर ध्यान काम में और पढ़ाई में इतना लगता नहीं है, एंड देन देयर आर प्रॉब्लम्स which the child will manifest at school. The other issues are things like congenial home environment. अब congenial environment का तो ये सवाल है that there are all kinds of problems that will be found in the home environment, but normally we would expect an environment of some amount of warmth and people who know what they're supposed to do and they're taking care of the families and the children feel loved and wanted. If the environment of the house is marred by conflict, अगर लड़ाई झगड़ा हो, हमेशा मारपीट हो और बहुत बिगड़ा हुआ माहौल हो घर में, this means that the child cannot pay attention to his school work or to his learning of new tasks, और इससे उसके पढ़ाई पर कुप्रभाव पड़ जाता है। Physical and mental abuse, जैसे पहले स्लाइड में आपने देखा होगा, and a lack of intellectual stimulation, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर घर का वातावरण ऐसा हो जहाँ पढ़ाई लिखाई पढ़ने में कोई ध्यान नहीं देता है या कोई किताबें ही नहीं हैं, तो बच्चे का जो है बौद्धिक शक्ति जो है, उसका जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, उतना तीव्रता से नहीं होगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी प्रोवाइड आवर चिल्ड्रन विद अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। एंड आई फाइनली Alka ji, एक minute, I want to add one thing here. As you told, sometimes we end up comparing the child with the best students in the class or the best students in the vicinity. I mean, this creates a negative impact on the child itself. We should stop comparing the child with the first boy or the second boy always. What we should do, we should give them a model example, role model, we should bring forth to them so that they can adopt that, they can follow those role models. I think this comparing on the part of the parents has a negative impact on the child. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट जो मिस्टर भट्टाचार्य ने रेज़ किया है कि अगर हम बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर करते रहेंगे, एक भाई को दूसरे भाई से, एक क्लास में बच्चे को दूसरे क्लास के बच्चे से, तब तो प्रॉब्लम होने ही वाली है। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि सब लोग एक समान होते नहीं हैं।
जैसे हाथ की एक सभी उंगलियां एक सी नहीं होती, लोगों के अलग अलग स्किल्स और एबिलिटीज़ और एप्टीट्यूड्स होंगे और सबको अपने ही लेवल जो है उनका क्षमताएं हैं उसके अनुसार we should give them the maximum input so that they can develop themselves to the fullest extent possible. I would also like to take this opportunity to say a few words about the social and emotional behavior of persons with hearing impairment, of children with hearing impairment. As you will see on your slide, there are a number of things which have been typically or classically associated with impairment and disability. We all expect that people who have some sort of a disability will experience a certain amount of anxiety and depression. And true enough, among people with hearing impairment, depression और anxiety तो मिलती ही है, but आम तौर से देखा गया है that there is a slightly higher incidence of problems like stubbornness, problems like impulsivity, hostility and acting out behaviors. जो acting out कहते हैं, बचपने में इसको हम बोलेंगे temper tantrums, तो ये ज़्यादा नज़र आती हैं. Now the issue is, why do these happen? Is it something that is basic to hearing impairment or is it something that happens because of management of the child? Parents बच्चे को manage कैसे करते हैं, इस वजह से हो रही हैं. And as it was written and shown to you, these problems arise because of a lack of awareness about societal expectations. कि समाज या परिवार के जो रीति रिवाज हैं, जो नियम हैं, इनको इन बच्चों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है. अगर ये नियम जो हैं बच्चों तक नहीं पहुंचाए जाएंगे, then it is hardly surprising that these children will manifest difficulties in their behavior. The other issue is of course value training. आजकल मैंने देखा है कि सभी स्कूल्स, चाहे वो स्पेशल स्कूल्स क्यों ना हो या वो रेगुलर स्कूल्स जो नॉर्मल हियरिंग बच्चे और नॉर्मल बच्चों के लिए है, वैल्यू एजुकेशन का काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. हम लोग रिहैबिलिटेशन इंडेवर्स में इतने डूब जाते हैं, we get so involved in providing speech and language stimulation and speech and language therapy and basic reading and writing skills कि हम ये भूल जाते हैं कि लोग, hearing impaired लोग भी समाज का एक हिस्सा हैं, and जो values, जो नियम, जो principles हैं on the basis of which we must live our lives as good citizens of the country, ये देना इनको हम लोग भूल जाते हैं. So if at home the parents do this and at school the teachers do this, I am sure that we will have a much better adjusted group of people with hearing impairments, other disabilities and in fact people at large. There are also issues pertaining to marital discord. ये तो थोड़ा बाद में आगे चल के जैसे शादी की बात होती है, and a lot of people say कि adjust कैसे करेंगे, how will they manage? Now of course there are differences there. अगर एक deaf hearing marriage होएगी, where one partner is deaf and one partner is hearing, then the chances of misunderstandings because of miscommunications become a little higher. वैसे भी लोगों में problems तो जब ऐसा रिश्ता होता है तो होती हैं, but if there is a, as I said, hearing and deaf marriage, उसमें थोड़ा ज़्यादा complexities आ जाती हैं. The problems are also there in deaf marriages, but थोड़े से guidance और counseling के साथ I am sure कि ये बहुत सी problems जो हैं इनका कुछ ना कुछ उपाय या इनका हल निकाला जा सकता है. There is a point which will be stressed later on much more in detail, I think by my colleague Mr. Bhattacharya, and वो ये है कि ये लोग ज़रा सोशली ऑकवर्ड समझा जाते हैं कि ये लोग एडजस्ट नहीं करते इतना सोसाइटी में. मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हम सबकी तुलना एक हियरिंग या सो कॉल्ड नॉर्मल वर्ल्ड से करें तो फ़र्क तो नज़र ही आएगा, मगर अगर इनकी तुलना इनके सब कल्चर से की जाए तब उसमें हम इतना कुछ ज़्यादा विचित्र चीज़ नहीं देखते हैं. हाँ, कुछ मात्रा में कुछ बिहेवियर्स कम होंगे, कुछ मात्रा ज़्यादा होते हैं, but they are not really deviant. There is no evidence, scientific evidence to show कि आगे चल के बहुत ज़्यादा maladjustment या mental illness होने की संभावना इनमें ज़्यादा होगी. ऐसी कोई बात नहीं है. With that, I would like to hand over to Mr. Bhattacharya, who I am sure has a lot to say to this. Thank you. No, Ms. Alka जी, आपने जैसे बताया ये सोशली ऑकवर्ड इन द हियरिंग वर्ल्ड, पहला स्लाइड हम देखें तो उसमें दिख रहा है ये सोशली ऑकवर्ड क्यों होता है. हम लोग जो फैमिली में रहता है तब हम देखते हैं जब बच्चे जब उल्टा सीधा काम करते रहता है विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द पेरेंट्स और बाय द सोसाइटी, वी इग्नोर देम. चलो छोटा बच्चा है छोड़ दो, जस्ट इग्नोर. When they grow up with these attitudes,
they continue repeating those behaviors. Then we have a separate argument, oh, they are disabled, so just ignore. So they ultimately they grew up with a negative, unacceptable behavior in the family and in the society as a whole, I believe. So Mr. Bhattacharya, then what type of attitude would help the children with disability when they are growing up? Can you tell our viewers? Right. So, I mean, this is when you talk about the attitudes, it starts right from the family. As I told earlier, that we always see with the eye of charity. It is high time that we should stop doing charities on the persons with disabilities. ये चैरिटी खाली उन लोग को डिपेंडेंट नहीं बना देता है, उन लोग को अनप्रोडक्टिव बना देता है. Ultimately, they become a social burden. So instead of charity, we must use the word empathy. The concept of empathy is deal him as a normal person, appreciate his strengths, and try to improve his weaknesses. So we should have empathy, not charity, ma'am. And secondly, we must look for abilities, not the disabilities. कभी कोई अपंग बच्चे और disabled, when you come across a person with disability, we always try to look at what he cannot do instead of what he can do. We ignore the issues what the person is not able to perform. But we must able to assess his strengths, his dormant abilities. उनका अंदर जो सुप्त प्रतिभा है, we have to dig those out. Next is explore all modes of communications. हम लोग तो ये कहना काफ़ी आसान है कि आई कैनॉट टॉक टू द पर्सन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट. ये तो एक लाइन में ये कहने के लिए एक्सपर्ट बनने का जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इज बेसिक नीड इज डिज़ायर. सोच लीजिए जो आपको भाई और बहन घर में एक हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो उनके साथ बात करने के लिए क्या आप स्कूल में जाएंगे उसको भाषा सीखने के लिए? नहीं. वी क्रिएट आवर ओन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन so that we can establish an effective and meaningful communications with the persons with hearing impairment. Encourage independence. हम पहले से भी बता चुका है, we should not overprotect them, we should not make them dependent. We should allow them to perform to their best. We should be a facilitator. We should not end up doing the things on their behalf, because this will not help them at all. Equal opportunities. एक चीज we must keep one thing in mind. The persons with disabilities, they don't need charities, favors, anything. They only want that they should be provided equal opportunity. They should be treated on equal footings along with the non-disabled, so-called non-disabled, I call them, so-called non-disabled persons. So next is inclusion, not exclusions. When you talk about inclusion means it should come from within. हम लोग को अंदर से आना चाहिए. No, he is a part of our society, part of the family, part of the school. So ये जो हम लोग को आना चाहिए, instead of looking at them, keeping them in a isolated or separate, we must take them along and go ahead. In all our social activities, we must ensure that their participation is a must. Until and unless we can take them along and make them participate in all our social events, social and economic activities, we will not be able to create a productive citizens. So ultimately we should try to help the persons with disabilities that okay, we will provide them opportunities, we will facilitate them with the necessary aids and appliances, create a congenial environment so that they can use their own dormant abilities. Now, when you talk about the vocational aspects, you must be aware that ultimately it is the earning, the bread. If a person is not able to earn his own bread, he is nobody in the society. रास्ते में जब हम लोग चलते हैं, when you go walk on the streets, we see the beggars, we ignore them. We don't count them as one of us. Why? Because they don't contribute to our social development or economic development. On the contrary, they eat. Call from Varanasi. Yes, दे दीजिए, कॉल दीजिए. हेलो हेलो हेलो, कॉल दीजिए. हेलो हेलो. आई थिंक वी कैन स्टार्ट. विकलांग समाकलन संस्थान जी, वाराणसी से बोल रहा हूँ. जी बोलिए. मुझे एक क्वेश्चन करना है. जी बताइए. जी बताइए. हेलो हेलो, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए. हेलो हेलो हेलो. हाँ हेलो. हाँ जी, सवाल पूछिए. हाँ हेलो. जी सवाल, आप अपना सवाल पूछिए. हेलो हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए.
हेलो हेलो सर हेलो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. हेलो हेलो. I think there was some technical problem. Hello. वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, वो बोल ही नहीं रहे. Okay. Okay, we can start. Okay, I think we can. discussion. Now, when we talk about the vocational aspects, we must identify and assess the aptitude, interest, skills. Yeah, what is this aptitude, interest, skills? I think Mr. Joshi has elaborately explained it. But before offering vocational counseling, we must know what is the aptitude of this person, means what he can do, what are the areas he is interested in, and what are his skills. If we do not know this, हमको जब तक ये सब पता नहीं चलता है तब तक हम उसको बराबर से गाइड नहीं कर पाएंगे. We won't be provide him a proper career guidance. Aspirations vis-a-vis achievement. Again, I go back to Mr. Joshi. The parent लोगों को काफ़ी over expectation रहता है. I'll give you a case study here. Case study of persons with hearing impairment, who is the only son of a doctor parents. Both the parents are doctors. Now that particular person is class 4 pass. He didn't have any formal education. He is a grown up today. He is a grown up adult of 22 years. Now the parents are not ready to send him for a menial job which can earn his bread. Instead, they want a white collar job. On the contrary, the person doesn't have a education or training or any qualifications to go for a white collar job. So इधर कभी-कभी ये vocational counseling में हमको we end up doing parent counseling also. So parents have to be consciously agree to accept the deficiencies or the limitations of the children. They should be able to accept, okay, these are my limitations, he can do this much, and they should be able to accept it. Now train the instructors. भारत सरकार ने काफ़ी कुछ सुविधाएं तो दिए हैं, लेकिन वो सुविधाएं हम लोग पहुंचाने नहीं पा सकता है, क्योंकि अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का जो रिजर्वेशन क्या है, वो रिजर्वेशन में सुविधाएं हियरिंग इम्पेयर्ड लोग ले नहीं सकते, उठा नहीं सकता है, क्योंकि एक ही चीज़ है, उनका इंस्ट्रक्टर्स व फैकल्टीज जो है, दे आर नॉट ट्रेन टू कम्युनिकेट विद पर्सन्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट. So ultimately they end up taking the persons with disabilities from other categories, and the hearing impaired don't get their share of the cake. So we have started a course, 1 month certificate course, which is again recognized by RCI, that it gives a capsule course, and it trains the instructors to establish effective communications with the persons with hearing impairment in a classroom situation. So in this course is conducted by NIHA throughout the country. If anybody is interested, they can get in touch with us. And link with the training and industries. हम लोग काफ़ी टाइम देखता है, जब पुराना ट्रेनिंग चलते रहे जमाना से, उसका कोई बदल भी नहीं है, मॉडर्नाइजेशन भी नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री का हर रोज़ आप लोग देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट, हर रोज़ नया नया इंडस्ट्रीज आता रहता है, लेकिन उसका अनुसार हम लोग ट्रेन मैन पावर ट्रेन नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारा पुराना ट्रेनिंग चलता है. सो देयर इज नो लिंक बिटवीन द रिक्वायरमेंट of the industries in the market and the training opportunities. So before starting any training for the persons with disabilities particularly, we must assess this market demand. What is the employment opportunities of this particular trade. So there must be a linkage between the in training institutes and the industries. Identify jobs. There is several surveys are conducted to identify suitable jobs for the persons with hearing impairment. As on that, there are 1476 jobs are identified by the Government of India, that in the public sector undertakings and government offices, that these are the jobs can be handled by the persons with hearing impairment. So identification job is an exercise which should be continuously done and reviewed every 3 years. On the job training or pre-recruitment training. आप लोग को मालूम होगा आजकल जो ट्रेंड है एम्प्लॉयमेंट का, particularly with the globalizations and the multinational companies and the private sectors, particularly Indian private sectors, they train their personnel according to their need. तो इसके ये दो तरीके का हो सकता है, एक तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग उसको काम करते करते सीख सकता है, दूसरा होता है नहीं, रिक्रूटमेंट के पहले उनको ट्रेनिंग के लिए ले लेता है, ट्रेनिंग उसको व्हाट स्किल्स दे रिक्वायर, दे यूज टू इम्पार्ट दो स्किल्स and then they appoint him on a regular basis. Orientation to co-workers. It is difficult to get an employment for the persons with disabilities. But even after getting a job, it is not very easy to retain those jobs. Why? Because there are problems with the co-workers in the working situations. The working environment is not congenial. The supervisors, the co-workers are not able to communicate with them. It creates a misunderstanding. So ultimately, they drop out from their job. Now, appropriate safety measures.
when we talk about safety measures, it's a common notion we have. हम लोग को प्रचलित धारणा है जे Call from Varanasi. हाँ दीजिए, कॉल दीजिए। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। व्यवसाय के चयन में कौन सी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है तथा उसके परिवार की भूमिका को कैसे निर्धारित हम करेंगे? जी धन्यवाद। व्यवसाय के चयन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उनके परिवार को हम क्या बताएंगे? व्यवसाय के चयन में हम जैसे पहले बोला, पहले तो हमको देखना चाहिए उनको क्या एप्टीट्यूड्स है, किस किस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है और क्या क्या स्किल्स है उसके अंदर। व्यवसाय के चयन में आप कोई वोकेशनल ट्रेनिंग चालू करना चाहता है, आप पहले देखिए आपको लोकेलिटी में क्या क्या ट्रेड चल सकता है। इट नीड नॉट बी ऑलवेज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। अभी आजकल एम्प्लॉयमेंट इतना बेसिक कॉम्पिटिटिव हो गया दैट वी मस्ट एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सो उसके लिए हम लोग को देखना चाहिए जो वो लोकेलिटी में हम लोग क्या क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स कैन बी टेकन अप। सो डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर रीजन द ट्रेड्स हैव टू बी चेंज। जो ट्रेड बम्बई में वायबल है वो ट्रेड वाराणसी में वायबल नहीं भी हो सकता है। उसके लिए जो ट्रेड दिल्ली में वायबल है वो ट्रेड कलकत्ता में वायबल नहीं हो सकता है। तो वी हैव टू कंडक्ट अ मार्केट स्टडी टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर ट्रेड्स। I think I have replied your answer, your questions. Yeah, now you can Okay. carry on. Now appropriate safety measures we are talking about. This appropriate, when you talk about the appropriate safety measures, there is a common साधारण प्रचलित धारणा है जो हैंडीकैप लोगों को ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, but it is not proved on research. It is proved otherwise. The handicapped, the persons with disabilities are more cautious than so-called normal people. They are more aware on the work floor so that they don't meet with an accident. And but still we should not compromise with the safety measures. Whatever provisions have to be there has to be there. So there we should always provide required safety measures and assistive devices. When you talk about ये तो हम लोग सोचता है वो if there is a noisy environment the deaf are the most suitable, which is a very wrong perception. It is wrong. ये noisy environment सबके लिए क्षतिकारक है, वो hearing impaired persons के लिए और क्षतिकारक है। थोड़ा बहुत जो उनको सुनने की क्षमता है वो भी उसको बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा जो वी मस्ट प्रोवाइड द असिस्टिव डिवाइसेस लाइक ईयर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। इफ द वर्क डिमांड्स a bit of hearing we must provide hearing aids, and the companies should encourage and the government is already encouraging the providing of hearing aids through various schemes at a free or at a very nominal rate, concessional rate. I think these sort of schemes should be sought for. जॉब मॉडिफिकेशन when we talk about, कुछ कुछ काम ऐसा होता है जो कि थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए सूटेबल बन सकता है। एक एग्जांपल देता है, जो मशीन पैर से चल सकता है उसको मॉडिफाई करके हम हाथ से भी चला सकता है। तो ये हैंड ड्रिवन लेग ड्रिवन मशीन कैन बी मेड हैंड ड्रिवन मशीन। और इफ देयर इज ऑडियो सिग्नल जो उसको हम विजुअल सिग्नल में बदल सकते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए। जैसा एक वार्निंग सिस्टम जो होता है सायरन होता है, इफेक्टिव में हम लोग सुना है, ये सायरन जब होता है तब हम लोग देखता है ये सभी आदमी लोग लॉन्च के लिए जाता है और इफ देयर इज एन एक्सीडेंट देन वेकेट द प्लेस। लेकिन ये हम लोग सायरन को बदल में हम विजुअल सिग्नल्स भी देते हैं, लाइट ब्लिंकिंग लाइट्स भी दे सकता है सब फ्लोर में, सो दैट पर्सन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन गेट द क्लू। देन इक्वल पे फॉर इक्वल जॉब, देयर इज अ ट्रेंड टू मेक मोर प्रॉफिट ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एट द कॉस्ट ऑफ द वर्कर्स। कल अभी हम लोग देखता है व्हाई देयर इज private entrepreneurs are coming forward to hire the persons with disabilities, but there are two motives. One is they appreciate their skills, they try to provide them opportunities. Secondly, they hire the persons at a very low wage. In if they hire persons, normal persons, they have to pay more wages per day. In case of they think if I hire a person with disabilities, I can pay a bit less, which is not correct. This attitude should be changed on the part of the employers. देन एक्सपर्ट प्रोमोशनल एवेन्यूज, हम लोग सोचता है एक दफ़े नौकरी मिल गया और कुछ ज़रूरत नहीं आई, लेकिन हमारा जो रहता है उसके लिए हमको भी जो ये प्रमोशन मिलने का जो आकांक्षा होता है, ये हैंडीकैप लोगों के जैसा मैंने बोला इनका नीड सबके लिए सेम है। थैंक यू मिस्टर भट्टाचार्य। अभी तक हमने जाना कि डिसेबिलिटी के साइको सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, वोकेशनल गाइडेंस देते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एजुकेशनल नीड्स के वक्त हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब मैं मिसेस जोशी आपसे पूछना चाहूँगी
कि ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो किसी भी डिसेबल्ड के साथ चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो या लोकोमोटर प्रॉब्लम है, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि एक डिसेबल्ड बच्चे की हम अपना सवाल बाद में लेंगे, पहले त्रिवेंद्रम से कॉल ले रहे जी, थे। जरूर। जी कॉल दीजिए। हेलो Hello. यस Hello. या प्लीज Hello. आस्क योर क्वेश्चन। I'm a psychologist calling from Trivandrum, the Yeah. National Institute of Speech and Hearing. या I would like to clearly know about the tools available for the hearing impaired in terms of intelligence and personality tests and the availability of these tools. I would also like to you to present slides 6 and 7 once more. 6 and 7 okay Thank you. okay thanks. Can you you can answer the question and then we can take the I'll slides. take the question first, which is about intelligence. I think I did go into a few details about the kind of intelligence tests that we have been using with children with hearing impairments. As a general thumb rule, we would start with a sort of a screening where we would use a battery of tests like the Winland Social Maturity Scale, the Developmental Screening Test. We might use the segment form board if it's a very young child. It's a good icebreaker. We would use with slightly older children, we would go in for the colored progressive matrices. We might use the standard progressive matrices with still older children. Apart from that, there are a whole large number of non-verbal tests that can be used for them. We have the History Nebraska test for learning aptitude. We have the Wechsler's performance scales available with us. And of course, it would depend on the availability of a tool in a particular center. So to talk about the ideal test becomes somewhat difficult. As far as personality assessment goes, direct personality assessment is somewhat a greater challenge with persons with hearing impairments. For school-going children, we have found the Meadow-Kendall Social Emotional Adjustment Inventory a useful tool. Needless to say, this is something that the child does not do for himself, but we have a clinician's form and we have a teacher's form. So in effect, what the teacher does or what the psychologist does is to hand over the form to the teacher, ask the teacher to rate the child on certain parameters, and that gives her or him some sort of a picture about what the child's problems might be. Other than this, I think we could, if the examiner and the examinee share a common language, if the child or the person concerned is rather verbal, or if the person can get by with sign language, you might need an interpreter. There are some other tests which can be used directly. There is a test that we are now beginning to try in the clinics at the Aliyavar Jung National Institute for the Hearing Impaired, which seems to show some promise with people with hearing impairments, and that is the hand test. I admit it's not a very well-known test outside, but it offers a challenge. It is certainly very interesting, and we have used it for some student research projects that we have undertaken over there. So this would give us some sort of an idea about personality and about intelligence. Needless to say, I do not think that there is any good enough substitute for a good clinical interview. Most psychologists would endorse that. I think you have in front of you the slide. Yeah, I think we have shortage of time, so we can provide these slides to our viewers. You can get it through email. We can email this slide to you. मिसेस जोशी, जैसा मैं आपसे भी पूछ रही थी कि जो और डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके लिए एज ए साइकोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको साइको सोशल इम्प्लीकेशंस से कुछ हम लोग बचा सकें, या परिवार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक छोटा सा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? Actually, there are two messages that I would like to give. One is this, that the parents must carry within them a deep conviction about the normalization potential of their child. I like the term normalization potential, कि इस बच्चे में नॉर्मल होने की पूरी क्षमता है, and that there is an inner drive towards health and wholeness. And इसको ध्यान में रखते हुए, as Mr. Bhattacharya says, as we keep on providing more and more normal experiences, enriching the child's environment, treating the child
as we would treat other children, involving the siblings in the care and in the activities with the child with a hearing impairment. इन सब चीज़ों से बच्चे के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ सकता है और पेरेंट्स बच्चे के नॉर्मल होने की उम्मीद रख सकते हैं. I think that is an important thing. There is one last message that I would like to say and I would like to share, that I do know that there is an enormous outlay on the disability sector, if it can indeed be called a disability sector, and on rehabilitation. But I do personally believe that any kind of expenditure or finance dedicated to rehabilitation or to persons with disabilities should not be viewed as an expense. I would rather like to think of it as an investment. Thank you. मिसेस जोशी, एक छोटा सा सवाल है जो बहुत ब्रीफ में आपसे जवाब चाहेंगे उसका, कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट, व्हाई डू दे डू पुअरली इन एकेडमिक्स? इसके बारे एक स्लाइड था जो दिखाया गया था पहले, and I think we need to go back to that slide, in fact, where you will see that there are a number of things that impact academic achievement. Intelligence is one of them. आपका जो academic work है आपके intelligence से संबंध ज़रूर रखता है, पर उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं. सब एवरेज लिमिटेड लैंग्वेज स्किल्स होंगे इन बच्चों में, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, अटेंशन डिफिसिट्स के वजह से अक्सर बच्चों का परफॉर्मेंस कम हो जाता है, चाहे उनकी जो बौद्धिक शक्ति है नॉर्मल हो. अगर बच्चे में मोटिवेशन ही नहीं हो कि वो काम करे और घर का माहौल ठीक ना हो, तो उससे बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ सकता है. आज की हमारी चर्चा में बहुत से मुद्दे आए और उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा. यदि इस विषय पर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप RCI में या AYJ NIHH में लिखकर अपने सवाल भेज सकते हैं. हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें. हमारा अगला टेलीकॉन्फ्रेंस का जो कार्यक्रम है उसमें एक थोड़ा सा परिवर्तन है. हमारी अगली टेलीकॉन्फ्रेंस का विषय एजुकेशनल सर्विसेज फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट के बजाय एजुकेशनल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन रहेगा. समय वही 11 से 12 बजे तक रहेगा. कृपया नोट कर लें कि अगली टेलीकॉन्फ्रेंस हियरिंग इम्पेयरमेंट के बजाय मेंटल रिटार्डेशन शब्द विषय पर केंद्रित रहेगी. समय 11 से 12 बजे तक. अंत में मैं अपने एक्सपर्ट्स, अपने व्यूअर्स और EMPC और RCI के अपने सभी सहयोगियों को धन्यवाद देती हूँ, जिनके सक्रिय सहयोग के कारण यह कार्यक्रम सफल हो सका. धन्यवाद.